जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है हमारा। और जो कल वाली क्लास हुई थी इससे पहले वाली, जिसमें मैंने एनोवा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और इसके अलावा हमने जो साइंटिफिक रिसर्च होता है उसको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की थी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ बिल्कुल क्विकली तरीके से। तो कुछ साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जिसको हम वैज्ञानिक शोध बोलते हैं। इसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे पहला होता है क्रमबद्ध, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ और तीसरा होता है वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, कोई भी रिसर्च जिसमें क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ ढंग से वैज्ञानिक तरीके से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाता है, कोई भी किसी भी तरीके का रिसर्च जिसमें क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक इन तीनों का उपयोग किया जाता है, तो वहां पर आपको साइंटिफिक रिसर्च मेथड देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो साइंटिफिक रिसर्च होता है उसके माध्यम से नियम या सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से रिसर्च मेथड हैं जिनके द्वारा नियम या सिद्धांतों को विकसित किया जाता है, या कौन से ऐसे रिसर्च मेथड हैं जिनके माध्यम से नियम एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो मैं रिसर्च मेथड जब पढ़ाया था वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ऐसे कौन कौन से रिसर्च मेथड हैं जिनके द्वारा किसी भी तरीके की नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से रिसर्च मेथड हैं जिनके द्वारा किसी भी नियम या किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और केवल इतना सा ध्यान रख लो कि जो साइंटिफिक रिसर्च मेथड होता है उसमें सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी शोध समस्या उसको सुलझाने के लिए क्रमबद्ध तरीके का, वैज्ञानिक तरीके का और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ तरीके का प्रयोग किया जाता है। अब क्रमबद्ध क्या होता है? सिस्टमेटिक वे होता है जिसमें एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। दूसरा वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि जो आप रिसर्च कर रहे हो आपका कंप्लीटली फोकस उसी रिसर्च पर होना चाहिए। यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हो और आप अपना पूरा फोकस उस रिसर्च पर ही कर रहे हो, किसी तरीके से आप अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कर रहे और आपका जो रिसर्च है उसी के ऊपर आप 100% फोकस करके यदि आप काम कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसको हम वस्तुनिष्ठ बोल सकते हैं। और तीसरा होता है वैज्ञानिक ढंग, वैज्ञानिक तरीके से। अब वैज्ञानिक में क्या होता है? वैज्ञानिक में सिस्टमैटिक मेथड का यूज किया जाता है, उसमें फिक्स रूल रेगुलेशन का प्रयोग किया जाता है, चरों के साथ बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना, यदि कोई भी रिसर्च या किसी भी समस्या का समाधान करने में यदि वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग का उपयोग किया जा रहा है तो उसको आप साइंटिफिक रिसर्च बोलेंगे। अब उसके बाद एनोवा क्या होता है? एनोवा को मैं एक शब्द में समझा देता हूँ। एनोवा का फुल फॉर्म याद करो सबसे पहले तो एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। अब इसमें क्या किया जाता है? वेरिएंस के बीच जो चर होते हैं उनके बीच में वेरिएंस ढूंढा जाता है। वेरिएंस का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का फुल फॉर्म क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। इसमें अंतर का अध्ययन किया जाता है। बस इतना याद कर लो। एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अंतर का अध्ययन किया जाता है, अंतर का विश्लेषण किया जाता है। वेरिएंस का मतलब होता है अंतर, कितना वेरिएंस है, और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण, अंतर का विश्लेषण किया जा रहा है, इसमें अंतर का अध्ययन किया जा रहा है। अब अंतर किसके बीच में होगा? हो सकता है 2 टीम हो सकता है 10 आदमी हो सकता है 5 मिठाइयाँ हो सकता है 4 किताबें हो। कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी चर, उनके बीच में जो अंतर है उसका अध्ययन किया जा रहा है।
तो वहाँ पर आप एनोवा का यूज करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों कि यदि कहीं भी किन्हीं भी चरों के बीच में यदि आप अंतर का अध्ययन कर लो तो वहां पर एनोवा का यूज करेंगे आप। ठीक है, एनोवा का आप सूत्र याद कर लेना, MSSB/MSSW, मतलब बिटवीन वेरिएंस अपॉन विद इन वेरिएंस। अब हम बात करते हैं टी टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट होता क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, ये टी टेस्ट है, एनोवा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आजकल यहाँ से क्वेश्चन बनने लग गए, इसलिए इनको हमें पढ़ना बहुत कंपलसरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया। टी परीक्षण का आज से किसी भी सांख्यिकीय परिकल्पना से है जिसमें परीक्षण की सांख्यिकी नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत स्टूडेंट टी वितरण का अनुसरण करती हैं। ठीक है, एक एक शब्द को समझाता हूं मैं, बहुत अच्छे से समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टी परीक्षण का आज से किसी भी सांख्यिकी परिकल्पना से है। अब सांख्यिकी परिकल्पना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा सांख्यिकी परिकल्पना क्या है। जब मैंने आपको हाइपोथेसिस पढ़ाया था, मैंने 3 तरीके की हाइपोथेसिस पढ़ाई, एक H0, एक H1, एक सांख्यिकी परिकल्पना। ठीक है, अब वहां से देखो आप, जब मैंने हाइपोथेसिस पढ़ाया था वहां पर ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, तो हाइपोथेसिस के वीडियो को देखो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई नल हाइपोथेसिस क्या होती है और सांख्यिकी परिकल्पना क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूं। यदि देखो, जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको H0 बोलते हैं, जो सांख्यिकी परिकल्पना होती है उसको H1 बोलते हैं। यदि चरों के बीच में जीरो अंतर है, ठीक है, यदि चरों के बीच में जीरो अंतर है, मतलब चरों के बीच में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है, तो उसको आप क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस कहेंगे। और यदि चरों के बीच में अंतर है, यदि चरों के बीच में एक अंतर है, चरों के बीच में वेरिएंस है, तो वहां पर आप H1 या सांख्यिकी परिकल्पना का उपयोग करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। H0 किसको बता रहा है, नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना को बता रहा है, जहां पर चरों के बीच में बिल्कुल जीरो संबंध है। और जो H1 है, जिसको हम HA भी कह सकते हैं, जिसको हम सांख्यिकी परिकल्पना भी कह सकते हैं, जिसको हम स्टैटिकल हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, वो किसको बता रहा है, चरों के बीच में जो अंतर है उसको बता रहा है कि भाई चरों के बीच में अंतर है। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है लेकिन अंतर है। तो जो टी टेस्ट है वो नल हाइपोथेसिस और स्टूडेंट टी वितरण, इन दोनों का अनुसरण करता है। एक टी वितरण मूल रूप से किसी भी निरंतर संभाव्यता वितरण है जो आमतौर पर वितरित जनसंख्या के एक छोटे से नमूना आकार का उपयोग करके और आबादी के लिए एक अज्ञात मानक विचलन का अनुमान लगाने से उत्पन्न होता है। एक टी वितरण एक टी वितरण मूल रूप से किसी भी निरंतर संभाव्यता संभाव्यता वितरण है जो आमतौर पर वितरित जनसंख्या के एक छोटे से नमूना आकार का उपयोग करके आबादी के लिए एक अज्ञात मानक विचलन का अनुमान लगाने से उत्पन्न होता है। टी वक्र की आकृति प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या पर आधारित होती है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो टी वक्र होता है उसकी आकृति प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या पर आधारित होती है, प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट टी टेस्ट, ध्यान रखना, टी टेस्ट बोल दो चाहे स्टूडेंट टी टेस्ट बोल दो, बात एक ही है। स्टूडेंट टी टेस्ट बोल दो और चाहे टी टेस्ट बोल दो, बात एक ही है, ध्यान रखना। स्टूडेंट टी टेस्ट फॉर्मूला है एक्स सिग्मा बटा माइनस म्यू 0 बटा एस बटा अंडर रूट एन। मैं रिपीट कर रहा हूं फॉर्मूला, स्टूडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला है एक्स बार, एक्स के ऊपर बार है, ठीक है, माइनस इसको हम बोलते हैं म्यू 0 बटा एस बटा अंडर रूट एन। ये किसका सूत्र है, स्टूडेंट
टी टेस्ट फॉर्मूले का सूत्र है। तो दो सूत्र याद करने, पहला टी टेस्ट फॉर्मूला सूत्र, दूसरा एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का सूत्र। ये दोनों अच्छे से याद कर लो, MSSB MSSW, बिटवीन वेरिएंस बटा विद इन वेरिएंस। टी टेस्ट का उपयोग उस स्थिति में होता है जब सैंपल साइज 30 से कम होता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, टी टेस्ट का उपयोग कब किया जाता है? टी टेस्ट का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब चरों की संख्या या सैंपल साइज 30 से कम होती है। जब सैंपल साइज 30 से कम होती है, जब चरों की संख्या 30 से कम होती है, तो उस स्थिति में हम टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं ऐप टेस्ट के बारे में। ऐप टेस्ट को प्रसरण अनुपात परीक्षण, वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। ऐप टेस्ट क्या होता है? प्रसरण अनुपात परीक्षण। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐप टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रसरण अनुपात परीक्षण, वेरिएंस रेशियो टेस्ट। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। दो प्रसरणों के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए प्रसरण अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। दो प्रसरणों के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए प्रसरण अनुपात परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऐप टेस्ट फिशर के जेड टेस्ट पर आधारित है। इस स्टेटमेंट को याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ऐप टेस्ट फिशर के जेड टेस्ट पर आधारित है। ऐप टेस्ट भी एक सांख्यिकी परीक्षण है, स्टैटिकल परीक्षण है। ऐप परीक्षण में परीक्षण आंकड़ा परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों को दर्शाने वाले वर्गों के दो मापित योग का अनुपात है। ऐप परीक्षण में परीक्षण आंकड़ा परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों को दर्शाने वाले वर्गों के दो मापित योगों का अनुपात है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐप परीक्षण में परीक्षण आंकड़ा परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों को दर्शाने वाले वर्गों के दो मापित योगों का अनुपात है। डेटा सेट में फिट किए गए सांख्यिकीय मॉडल की तुलना करते समय ऐप टेस्ट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। डेटा सेट में फिट किए गए सांख्यिकीय मॉडल की तुलना करते समय ऐप टेस्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ऐप टेस्ट बराबर S1 स्क्वायर बटा S2 स्क्वायर, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। ऐप टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? S1 स्क्वायर बटा S2 स्क्वायर, लार्जर सैंपल वेरिएंस बटा स्मॉलर सैंपल वेरिएंस। दोबारा से मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे लाडलो, ऐप टेस्ट S1 स्क्वायर बटा S2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर को बोलते हम लार्जर सैंपल वेरिएंस बटा स्मॉलर सैंपल वेरिएंस। अब हम बात करते हैं जेड टेस्ट के बारे में कि जेड टेस्ट होता क्या है। और भाई लोगों, आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि मैं आज गांव में हूँ, कल मैं जयपुर आ जाऊँगा। कल से बिल्कुल रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। जेड टेस्ट, इस टेस्ट का प्रतिपादन फिशर महोदय के द्वारा किया गया। पहली बात ध्यान रखो, जेड टेस्ट किसने दिया? फिशर महोदय ने दिया, इसलिए इसको फिशर का जेड टेस्ट भी कहते हैं। टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं, जेड टेस्ट को फिशर का जेड टेस्ट कहते हैं। यह एक सांख्यिकी परीक्षण है। जो जेड टेस्ट है वो क्या है? एक सांख्यिकी परीक्षण है प्यारे साथियों। छोटे प्रतिदर्शों में सहसंबंध गुणांक की सार्थकता को जांचने के लिए जेड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं। मैं छोटे प्रतिदर्श का मतलब क्या है? भाई प्रतिदर्श का मतलब क्या है? बताओ, प्रतिदर्श का मतलब क्या है? मैं समझा चुका हूं। समष्टि क्या होती है, जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, वो भी मैं आपको समझा चुका।
इसके अलावा सैंपल प्रतिदर्श क्या होता है ये भी मैं आपको समझा चुका। छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल देके दोबारा से मैं समझा देता हूं इनको। टोटल 1000 स्टूडेंट है और इसमें से आपने 100 स्टूडेंटों को अलग से सेलेक्ट कर लिया, तो ये 1000 स्टूडेंट तो क्या है, समष्टि है, जिसको हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये जो जिनको हमने सेलेक्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि चरों की कुल संख्या क्या कहलाती है, सैंपल कहलाती है, सॉरी पॉपुलेशन कहलाती है, समष्टि कहलाती है। और जिन चरों को हमने सेलेक्ट किया है उसे हम सैंपल कहते हैं या प्रतिदर्श कहते हैं, ठीक है। तो छोटे प्रतिदर्शों में सहसंबंध गुणांक की सार्थकता को जांचने के लिए, सार्थकता का मतलब क्या होता है, सार्थक होने का मतलब क्या होता है, जैसा है बिल्कुल ठीक वैसा होना, जैसा है बिल्कुल ठीक वैसा होना ही सार्थक होता है। जैसे जो मिरर होता है, जो कांच होता है ना, वो सार्थकता का काम करता है। हम जैसे हैं हमें ठीक बिल्कुल वैसा ही दिखाता है। अब कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर क्या मोबाइल फोन का कैमरा सार्थकता का काम करता है? अरे भाई कभी नहीं करता। जो काले काले चेहरे होते हैं ना उनको भी बहुत साफ करके दिखा देता है फोन, सार्थकता का काम नहीं करता। लेकिन जो कांच होता है ना, मिरर होता है ना, वो 100% सार्थकता का काम करता है। यदि आपके चेहरे पर कहीं पर ब्लैक स्पॉट है बारीक सा भी, तो उसको भी वो बिल्कुल ऐसे कैसे दिखाएगा। तो सार्थकता का मतलब होता है जैसा है बिल्कुल ठीक वैसा दिखाना। तो छोटे प्रतिदर्शों में सहसंबंध गुणांक की सार्थकता को जांचने के लिए हम जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए शून्य परिकल्पना के तहत परीक्षण आंकड़ों का वितरण सामान्य वितरण द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। जेड परीक्षण एक वितरण के माध्य का परीक्षण करता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही हैं आपको। जेड परीक्षण एक वितरण के माध्य का परीक्षण करता है, और इसके अलावा आप ये याद रख लेना कि छोटे प्रतिदर्शों के सहसंबंध गुणांक की सार्थकता को जांचने के लिए हम जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। चरों की संख्या यदि 30 से कम है तो उस स्थिति में हम कौन से परीक्षण का प्रयोग करते हैं, टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। काई स्क्वायर विधि एक प्रचलित अप्रचाल्य परीक्षण है। पहली बात क्या ध्यान रखना है, काई स्क्वायर विधि एक प्रचलित अप्रचाल्य परीक्षण है। पहली बात कि काई स्क्वायर टेस्ट एक प्रचलित अप्रचाल्य परीक्षण है। इस विधि का प्रयोग गुणों की स्वतंत्रता के परीक्षण के लिए किया जाता है। जो काई स्क्वायर टेस्ट है इस विधि का प्रयोग गुणों की स्वतंत्रता के परीक्षण के लिए किया जाता है। काई वर्ग विधि वास्तविक आवर्तियों में से ज्ञात प्रत्याशित आवर्तियों को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है उस प्राप्त राशि के वर्ग को काई वर्ग कहते हैं। देखो, वास्तविक आवर्तियों में से ज्ञात प्रत्याशित आवर्तियों को घटाने पर जो वास्तविक संख्या है उसमें से जो ज्ञात संख्या है उसको घटाने पर जो हमें राशि प्राप्त हुई है उसका यदि हम वर्ग कर देते हैं, उसका यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसको हम काई स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक आवर्तियों में से यदि हम ज्ञात प्रत्याशित आवर्तियों को घटा देते हैं और फिर उस बची हुई संख्या का यदि हम वर्ग कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, काई स्क्वायर कहेंगे, काई वर्ग कहेंगे। काई वर्ग विधि का प्रयोग दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए हम काई वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं। काई वर्ग विधि को एक्स स्क्वायर के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। काई वर्ग विधि को हम एक्स स्क्वायर द्वारा दिखाते हैं। काई वर्ग परीक्षण की विशेषता, पहला, संचयात्मकता का गुण होता है, इसमें स्वतंत्र संख्याओं पर आधारित होती है, बंटन निरपेक्ष विधि है, सतत बंटन है, प्रकल्पना की जांच के लिए उपयोगी होती है,
ठीक है। तो काई वर्ग विधि की ये 5 बातें हैं, इनको आप एज इट इज याद कर लो। यहां से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट काई स्क्वायर टेस्ट से संबंध रखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आप कब ठीक कर पाएंगे, जब आपको ये सभी के सभी याद होंगे। काई स्क्वायर का सूत्र लिख लो भाई, एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा F0 माइनस FE बटा FE। ठीक है, ये है काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला। मैं रिपीट कर रहा हूं, काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा F0 माइनस FE बटा FE बस। ठीक है, ये है काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे कोरिलेशन, सहसंबंध। अब सहसंबंध को हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, कल मैं लंबी क्लास लूँगा, लाइव क्लास आऊँगा कल। और कल जो हमारी लाइव क्लास चलेगी वो थोड़ी लंबी चलेगी, और उसमें हम कोशिश करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड को बिल्कुल परमानेंटली ख़त्म करने का। ठीक है, कल रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे रिवीजन की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।